मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, और एक नया सिद्धांत है अपर्दन चक्र में। जैसे मैं बोला था 6 सिद्धांत है, तो दूसरा सिद्धांत का व्याख्या करने जा रहा हूँ विस्तृत, एकदम सामान्य रूप से। आप लोगों को एकदम अस्थायी रूप से देखना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ही सामान्य और सामान्य सरल शब्दों में बताऊंगा। तो चलिए, वांथर पेंक की अपर्दन भौगोलिक जो चक्र का सिद्धांत है, जो अपर्दन अपर्दन सिद्धांत है, तो इन्होंने भी एक अपर्दन सिद्धांत दिया वाल्थर पेंक महोदय ने। ये जर्मन विद्वान थे और उनका सिद्धांत सबसे कठिन माना जाता है पूरे अपर्दन चक्र सिद्धांत में, या आप यूँ कहें जो अपर्दन होता है धरातल का, ठीक है, बाहिर्जात बल द्वारा। इनका जो सिद्धांत इसलिए कठिन माना जाता है क्योंकि इनका जो शब्द है ये जर्मन भाषा था और उसको पढ़ना ही बहुत मुश्किल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सामान्य जानकारी इनका बता दिया, अब स्टार्ट करते हैं इनकी संकल्पना है। जब भौगोलिक चक्र संकल्पना वाल्थर पेंक ने सन 1924 में किस सन में 1924 में अपर्दन चक्र की एक अलग संकल्पना प्रस्तुत की। तो अपर्दन चक्र की एक अलग संकल्पना वाल्थर पेंक महोदय ने प्रस्तुत की, या चलिए जान लेते हैं क्या है। तो वाल्थर पेंक आगे बताते हैं, उन्होंने केवल डेविस की संकल्पना की अनेक त्रुटियां को लोगों के समक्ष रखा। तो जो डेविस की जो त्रुटियां हैं उनको उन्होंने यहाँ पर लोगों के सामने रखा है अपने सिद्धांत में। और उन्होंने यह भी कहा है कि डेविस का यह विचार कि स्थलखंड पहले पूर्ण रूपेण ऊपर उठ जाता है, उसके बाद ही अपर्दन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। यह पूर्ण रूपेण अस्वाभाविक है। अर्थात डेविस का जो उत्थान तीव्र गति से कम समय में होता है और फिर से यह अपर्दन की प्रक्रिया से उसके बाद प्रारंभ होता है। तो ये कह रहे हैं कि जो धरातल में उत्थान हुआ है, डेविस महोदय बताया कि बहुत कम समय में, पेंक बता रहे हैं कि जो डेविस महोदय का उत्थान जो हुआ है बहुत कम समय में जो हुआ है, और उत्थान समाप्ति के बाद नदियाँ जब अपर्दन करती हैं, ये पूर्ण रूप से अस्वाभाविक, अर्थात ये स्वीकार नहीं किया जा सकता, ऐसा हो नहीं सकता है। ऐसा ऐसा वाल्थर पेंक का कहना है। आगे देखिए क्या बताते हैं अपने सिद्धांत में। यही नहीं, स्थलखंड का ऊपर उठना अचानक एवं थोड़े समय में होता है, ये भी अस्वाभाविक है। अर्थात ये कह रहे हैं कि जो उत्थान होता है बहुत कम समय में होता है, वो भी अस्वाभाविक है, ऐसा हो नहीं सकता है। जो डेविस महोदय ने बोला है कि अचानक उत्थान होता है, तो ये कह रहे हैं पेंक महोदय ऐसा नहीं हो सकता है, ये स्वीकार नहीं हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अचानक उत्थान हो जाए कम समय में। आगे पेंक महोदय बताते हैं, पेंक ने डेविस द्वारा प्रयुक्त प्रावस्था शब्द को भी अस्वीकार किया। तो अर्थात यहाँ पर देखिए पेंक ने उनका एक खंडन और कर रहे हैं डेविस का, ठीक है। प्रावस्था मतलब जो जो प्रावस्था अर्थात जो समय है उसको भी अस्वीकार किया है। प्रावस्था का मतलब होता है अवस्था या समय, तो समय जो उसको डेविस महोदय ने अस्वीकार किया है। तो अब यहाँ पर आगे देखिए क्या कहते हैं और क्या क्या उनको उनके मत जो डेविस महोदय का पेंक ने अस्वीकार किया है। अभी मैं एक शॉर्ट में आपको गिना भी दूंगा क्या क्या अस्वीकार किया है। पेंक के अनुसार भूदृश्य का विकास स्थलखंड के उत्थान की दर एवं अपर्दन की दर पर निर्भर करता है। यहाँ पर पेंक अपनी राय दे रहे हैं कि जो भूदृश्य का विकास है, जो भूदृश्य की बनावट है स्थलखंड की, वो उत्थान की दर मतलब जो उत्थान हो रहा है धरातल में, और अपर्दन की दर पर निर्भर करता है। अर्थात अपर्दन कितनी गति से हो रही है, उत्थान कितनी गति से हो रही है, इन दोनों का जब बल एक मतलब बल के हिसाब से जब कोई चित्र प्राप्त होता है, तो वो जो होता है विकास भूदृश्य का स्थलखंड का विकास होता है, उसके विकास पर निर्भर करता है किस पर, जो अंतर्जात और बहिर्जात बल या उत्थान एवं अपर्दन जो काम करते हैं उस पर निर्भर करता है, न कि तीव्र गति से उत्थान पर। ये कहना चाह रहे हैं वाल्थर पेंक। वाल्थर पेंक ने जो विखंडन किया है, इनके शब्दों का गिना देता हूँ शॉर्ट में। इन्होंने बोला है कि सबसे पहला इन्होंने बोला है कि जो ये प्रक्रिया जो अपर्दन की प्रारंभ होती है स्थलखंड को उठ जाने के बाद अचानक, और अचानक उठने के बाद वो जब समाप्त हो जाता है उत्थान, तब अपर्दन शुरुआत होता है। ये एक हो गया कि उत्थान होने के बाद अचानक अपर्दन। ये बता रहे हैं कि अचानक मतलब उत्थान हो गया, उत्थान जब समाप्त हो गई है तब अपर्दन स्टार्ट होता है। इसको स्वीकार नहीं किया वाल्थर पेंक ने डेविस महोदय के सिद्धांत में। और एक चीज़ और बता रहे हैं कि थोड़े से स्तनखंड का उत्थान अचानक और थोड़े समय में होता है, यह अस्वाभाविक है। जो स्थलखंड का उत्थान होता है वो बहुत कम समय में होता है, इसको भी अस्वीकार किया है, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया कि अचानक उत्थान जो हो रहा है
ठीक है, कम समय में इसको अस्वीकार किया। दूसरा हुआ पहला जो बताया हूँ कि अचानक उत्थान होने के बाद जो समाप्त हो जाता है उत्थान का, तब अपरदन स्टार्ट होता है, ये भी अस्वीकार किया है। ठीक है, और इसके बाद से समय को, जो समय बताया, जो अवस्था बताया, प्रावस्था बताया डेविस महोदय, इसको पेंक ने अस्वीकार किया है। इन तीन चीज़ को अस्वीकार करने के बाद अपनी राय दे रहे हैं कि भूदृश्य की विकास स्तन तंत्र के उत्थान एवं उसकी अपर्दन दर पर निर्भर करता है। तो भूदृश्य का अर्थात किसी भी चीज़ का भूदृश्य का जो विकास हो रहा है उसकी उत्थान और अपर्दन की दर क्या है उस पर निर्भर करता है। अब आगे बता रहे हैं, यही नहीं, पेंक ने डेविस द्वारा बताई गई तीन अवस्थाओं के स्थान पर तीन अलग अलग नामों का उपयोग किया है। तो यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाली बात है, जैसे डेविस ने प्रौढ़ावस्था, जीवड़ावस्था और तरुणावस्था या तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीवड़ावस्था का जो प्रयोग किया है, ठीक है, प्रथम और द्वितीय और तृतीय, उस जगह जो पेंक महोदय हैं उन्होंने प्रयोग किया है अलग नाम और अपना अलग नाम बताया है। उस अपर्दन चक्र का जो प्रथम अवस्था, दूसरी अवस्था और तृतीय अवस्था का अलग नाम बताया है। तो ये हो गया, ये इनका मतलब इन्होंने किस आधार पर, अपने आधार पर जो डेविस का थोड़ा विखंडन किया है, संकल्पना को त्रुटिपूर्ण बताया है और उनमें जो त्रुटियां हैं उसको उन्होंने बताया है। ठीक है, त्रुटियां मैंने आपको बता दिया हूँ, अगर फिर ना अगर समझ में आया तो एक बार और रिपीट कर देता हूँ एकदम साफ साफ शब्दों में। पहला त्रुटि इन्होंने बताया है डेविस महोदय की संकल्पना में, पेंक ने बताया है कि पहला त्रुटि कि किसी स्थल खंड का उत्थान उत्थान अचानक हो, उसकी समाप्ति हो जाए, समाप्त होने के बाद जो होता है अपर्दन, अपर्दन जो होता है वो हो नहीं सकता है, यह समर्थ है, ये इसको स्वीकार नहीं किया है कि जो अपर्दन उत्थान होने के बाद शुरुआत होता है यह अस्वाभाविक है, इसका पूर्ण रूप में समर्थन नहीं देते हैं, कहते हैं यह अस्वाभाविक है। दूसरा इन्होंने बोला है कि एक छोटे से समय में इतनी बड़ी पर्वत या पहाड़ का उत्थान कैसे हो सकता है, ये अस्वाभाविक है। तीसरा बोला है जो समय है, अवस्था है, ये भी इन्होंने अस्वीकार किया है, जो अवस्था समय को ज़्यादा बल दिए थे डेविस महोदय, उसको भी अस्वीकार कर दिया है। तो ये तीन तीन रूप बताए थे इन्होंने, तीन कारण बताए थे, तीन त्रुटियां बताई थी डेविस में। और उसके बाद से एक और चीज़ इन्होंने यहाँ पर प्रयोग किया, जो तीन तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था, जो मतलब प्रथम और द्वितीय और तृतीय अवस्था का जो प्रयोग किया, नाम प्रयोग किया डेविस महोदय, उस नाम की जगह इन्होंने तीन नाम का अलग प्रयोग किया है। और चलिए आगे जानते हैं कि इनका सिद्धांत का जो तथ्य है वो क्या है। ये तो इनका था थोड़ा, इसे इनके सिद्धांत का जो छोटा शॉर्ट एक सारांश है, संक्षिप्त परिचय है कि डेविस महोदय की जो त्रुटियों की इन्होंने कैसे खंडन किया है। चलिए आगे जानते हैं इनके सिद्धांत क्या कहता है, कैसे अपर्दन इनके सिद्धांत में होता है नतियों द्वारा, ये देखते हैं। तो इन्होंने पहले यहाँ पर व्यक्त कर दिया है कि अपने शब्दों में कि जो जो भूदृश्य की बनावट है, अर्थात किसी स्थलाकृत धरातल पर स्थलाकृत की जो बनावट है वो अपर्दन दर और उत्थान दर पर निर्भर करता है, कि कितना उत्थान हुआ है और किस तरह से अपर्दन हो रहा है, इस पर निर्भर करता है, या पेंक ने साफ साफ कह दिया है। तो चलिए जानते हैं आगे। जहां डेविस ने तीनों प्रावस्था को समय एवं सापेक्ष बताया था, वहीं पेंक ने तीनों प्रावस्थाओं में भूदृश्य के विकास में उत्थान की गति एवं ढाल के विकास को महत्व दिया है। तो देखिए तीनों प्रावस्थाओं को समय दिया था। देखिए तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था को डेविस ने समय के नाम से ज़्यादा महत्व दिया था, बतलाया था, समय से ज़्यादा तुलना किया था। लेकिन पेंक ने जो अवस्थाएं तीनों, उसको भूदृश्य के विकास में उत्थान की गति और ढाल के विकास को महत्व दिया। मतलब वहाँ का भूदृश्य का जो विकास हो रहा है उसकी उत्थान की गति क्या है और उसकी ढाल में विकास किस तरह से हुआ है, किस तरह से हो रहा है, इस पर ज़्यादा बल दिया है, न कि समय पर। ठीक है, यहाँ आपको क्लियर हो गया। पेंक द्वारा आगे पेंक बताते हैं, पेंक द्वारा प्रस्तुत तीन प्रस्तावों में उत्थान एवं निम्नीकरण की अलग अलग दरों द्वारा अनन्य प्रकार के ढालों के विकास का प्रदर्शन किया गया है। तो पेंक यहाँ पर फिर से कहते हैं, बता रहे हैं कि जो पेंक अपने सिद्धांत में बता रहे हैं कि जो तीन प्रावस्थाएं हैं, तीन अवस्थाएं जो बताएं इन्होंने, उसमें उत्थान एवं निम्नीकरण अलग अलग दरों द्वारा अनन्य अनन्य प्रकारों के ढालों के विकास का प्रदर्शन करता है। तो उत्थान जो है और निम्नीकरण है, वो जो किसी भी ढाल ढाल का जो प्रदर्शन करता है वो अलग अलग रूप से करता है। ठीक है, ज़्यादा उत्थान या ज़्यादा निम्नीकरण है, नीचा ज़्यादा धरातल या ज़्यादा धरातल का उत्थान ज़्यादा है,
तो वो जो ढालों का उसमें जो ढाल की बनावट है वो अन्य प्रकार के दरों को, अन्य प्रकार का जो वहाँ का विकास हुआ है उसको उसको बताता है। ठीक है, अब आगे बता रहे हैं कि जर्मन विद्वान वाल्थर पेंक ने डेविस द्वारा बतलाई गई 3 प्रवस्थाओं के स्थान पर अपना जो अपरदन के आधार पर अपरदन चक्र की निम्न 3 प्रवस्थाएं बतलाई है। तो जो डेविस महोदय की तरुणा, प्रौढ़ा और जीर्णावस्था है उसके स्थान पर इन्होंने 3 अवस्थाएं अलग अलग नाम बताई है। पहला है आपस्वी जिंडे एंटीबिक्यूलुम, पहला अवस्था इनका हो गया। दूसरा है ग्लिसफर्मिंग, तीसरा आपस्ती जिंडे, अवस्थी जिंडे। ठीक है, तीसरा है तो इनका पहला जो आपस्वी जिंडे या आपस्ती जिंडे बोला जाता है। दूसरा ग्लिसफर्मिंग, ठीक है, ग्लिसफर्मिंग या ग्लिसफर्मिंग बोला जाता है या फार्मिंग बोला जाता है। और तीसरा है अवस्थी जिंडे, इसे कहीं कहीं भी आवस्थी जिंडे भी लोग बोलते हैं, लेकिन अवस्थी जिंडे है। ये 3 अवस्था इन्हें बताया। तीनों अवस्था को मैं आपको विस्तृत सामान्य रूप से बता देता हूँ, ये नाम आप याद कर लीजिएगा। ये नदियों का 3 अवस्था अपर्दन दर की, जो अपर्दन होती है 3 अवस्थाओं में होती हैं। तो जो है आपस्वी जिंडे जो है उसके बारे में बताता हूँ। ये उत्थान की प्रथम प्रावस्था है, मतलब ये उत्थान की प्रथम अवस्था है जिसमें स्थलखंड धीरे धीरे ऊपर उठता है। अब यहाँ पर देखिए ये बता रहे हैं कि जो इनका जो सिद्धांत है, इनका प्रथम सिद्धांत ये बता रहे हैं कि जो उत्थान की अवस्था है इसमें जो धरातल का भूदृश्य का उत्थान होता है वो बहुत धीरे धीरे होता है, धीमे गति से, सहने सहने, तथा कुछ समय के पश्चात उत्थान दर तीव्र हो जाती है। धीरे धीरे स्टार्टिंग होती है लेकिन कुछ समय बाद वो उत्थान होता है जो धरातल का वो बहुत तेज गति से होता है, जिसमें स्थलखंड के स्वरूप का विकास तीव्र गति से होता है। ठीक है, पहला आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि उत्थान धीरे धीरे होता है, कुछ समय बाद अचानक ये उत्थान बहुत तीव्र गति से होता है, जिसका स्थलखंड के स्वरूप का विकास तीव्र गति से होता है। दूसरा ग्लिस फार्मिंग जो है, इस अवस्था में, ये सेकेंडरी अवस्था या द्वितीय अवस्था कह सकते हैं। इस प्रावस्था में स्थलखंड का उत्थान समान गति से होता है, अर्थात इस अवस्था में जो स्थलखंड की उत्थान है वो समान गति से होती है। ये प्रथम और तृतीय के मध्य की अवस्था है, अर्थात ये जो दूसरा अवस्था है प्रथम और तृतीय के मध्य, मतलब पहला अवस्था और लास्ट स्टेज के मध्य का अवस्था है। अभी बताऊंगा इस अवस्था को 3 भागों में कैसे बांटा गया है। सेकेंडरी अवस्था को ही पेंक महोदय ने तीन भागों में बांट दिया है। ठीक है, ये अपने तीनों अवस्था को 5 रूपों में विभाजित किए हैं, आगे बताऊंगा। पहले यहाँ पर आपको तीसरी अवस्था बता देता हूँ। अवस्थी जिंडे जो है, इस अवस्था में उत्थान की गति है मंद हो जाती है। ठीक है, अवस्थी जो जिंडे इस अवस्था में जो है उत्थान की गति समाप्त हो जाती है, स्थलखंड के उत्थान की चरम परिणत होती है, अर्थात यहाँ पर स्थलखंड की जो उत्थान है वहाँ पर समाप्त हो जाती है। पेंक महोदय ने अपर्दन चक्र की व्याख्या में भूदृश्य के विकास में ढाल को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है। तो अपने अपर्दन चक्र की जो व्याख्या किया है पेंक महोदय ने, इसमें भूदृश्य का जो विकास है उसमें ढाल का महत्व सर्वाधिक है। जो ढाल है किस रूप में है, ठीक है, कितना ढाल है उत्थान में, इसको ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने महत्व दिया है, अर्थात धरातल पर जो ढाल की अवस्था है वो किस रूप में, इसको पेंक महोदय ने ज़्यादा महत्व दिया है। अलग अलग प्रावस्था, मतलब अलग अलग अवस्थाओं में उत्थान। देखिए प्रावस्था या अवस्था, ये इसको हम बोलते हैं समय। ठीक है, अवस्था जो होता है इसे समय बोलाता है या प्रावस्था। ठीक है, अलग अलग समय में उत्थान एवं निम्नीकरण की विभिन्न गति के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के भूदृश्य की रचना पेंक ने माना है। तो अलग अलग समय में उत्थान एवं निम्नीकरण की विभिन्न गति के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के भूदृश्य की रचना पेंक ने माना है। अर्थात यहाँ ये कहने का मतलब है कि पेंक महोदय बताते हैं कि अलग अलग समय में जो अलग अलग 3 समय होता है, इन 3 समय में जो उत्थान और निम्नीकरण है, अर्थात जो उत्थान हुआ है और जो ढलान हुआ है, मतलब जो उत्थान है और जो निम्नीकरण है, इनकी विभिन्न गति होती है। जो उत्थान की गति अलग होती है, निचले हिस्से की गति अलग होती है। इन उत्थान और निम्नीकरण के जो कारण जो स्थल स्थल पर जो भूदृश्य दिखाई देता है, अर्थात यूँ का जो चित्र दिखाई देता है, जो स्थलाकृति दिखाई देती है, इन्हीं उत्थान और निम्नीकरण पर निर्भर करता है यह रचना। ठीक है, उत्थान और निम्नीकरण पर, यह याद रखिएगा। ये पेंक ने ये 2 महत्वपूर्ण चीज़ें बताई है। उत्थान जो है और निम्नीकरण है, तीनों अवस्थाओं में किस तरह है, उसी के हिसाब से स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। ठीक है, ये पेंक ने मान लिया है। अब आगे इनके जो ये तीनों इन्होंने तीनों जो अवस्था माना है, ठीक है, इस तीनों अवस्था को 5 रूपों में कैसे बांटा है आगे बता रहा हूँ, सामान्य रूप में बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। अभी मैं
यहाँ पर आपको ये चीज़ नहीं बताऊंगा, फिगर मैं लास्ट में बताऊंगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि तीन जो पांचों अवस्था है वो क्या है। मैं वैसे बता सकता हूँ, मुझे पता है, लेकिन आपको बता दूँ, नहीं तो आप पहले मैं फिगर बता दूँ। चलिए ये फिगर बता देता हूँ, तब उसे बताता हूँ। पेंक महोदय ने माना है प्रथम अवस्था, ठीक है। दो फिगर इसमें भी बताऊंगा। पेंक महोदय ये बताते थे कि ये सागर तल है, ठीक है। अभी ये समय नहीं, अवधि, अवधि जो होता है, अवधि कितना लगा है, अर्थात किसी चीज को मान लीजिए पहले प्रथम अवस्था में कितना अवधि लगा है, तो ये अवधि मान लीजिए एक आपको ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ। ये अवधि जीरो से स्टार्ट हुई है, ये मान लीजिए 10 घंटा चली है। फिर से ये अवधि मान लीजिए जीरो से स्टार्ट हुई है, 2 घंटा चली है। मान लीजिए ये अवधि जीरो से स्टार्ट हुई है, तो ये अवधि मतलब ये होता है कि कितना समय लगा है या प्रावस्था लगा है, तो ठीक है। तो अवधि का प्रयोग किया है, अवधि शब्द का इन्होंने प्रयोग किया है, ये पेंक महोदय ने प्रयोग किया है कि जो अपर्दन की दर है तीनों अवस्था में कितना कितना समय लगा है, इसको ये दिखा रहा है। ये जो एरो है ये दिखा रहा है कि कितना कितना समय लगा है तीनों अवस्थाओं में। तो ये सागर तल है, ठीक है। ये सागर तल से ये सागर है, ये धरातल का सबसे निचला हिस्सा है। बोलते हैं पेंक महोदय प्रथम अवस्था में जो उन्होंने बताया है, प्रथम स्थान बोलते हैं पेंग महोदय कि जो उत्थान होता है धीमे धीमे होता है। यहाँ तक देखिए धीमे धीमे हुआ है, देखिए इसके बीच में। अब इसी उत्थान को इन्होंने यहाँ पर प्राइमा प्रारंभ माना, याद रखिएगा। इसी जगह इन्होंने प्राइमा प्रारंभ माना, एक शब्द का प्रयोग किया है, जर्मनी शब्द प्राइमा प्रारंभ अर्थात शुरुआत, उत्थान की शुरुआत, ठीक है। तो प्राइमा प्रारंभ उत्थान की शुरुआत है, ठीक है। तो ये प्रथम अवस्था में उत्थान धीरे धीरे होता है, फिर से उत्थान तीव्र गति से होता है, तीव्र गति से बढ़ता है, ठीक है। ये उत्थान क्या होता है, तीव्र गति से बढ़ता है। और इसी तीव्र गति के उत्थान में प्रथम अवस्था में धीरे धीरे उत्थान होने के बाद तीव्र गति से उत्थान होता है, लेकिन क्या होता है, अपर्दन स्टार्ट हो जाता है, नदियां अपर्दन करना शुरू कर देती हैं, ठीक है। लेकिन उत्थान की दर से कम होता है यह अपर्दन, ठीक है। अब सेकेंडरी अवस्था में नदी पहुंचती है। सेकेंडरी अवस्था पूरा पहलू देखिए, यहाँ से लेके ओ से लेके प तक, यहाँ से लेके इस डॉटा से लेके या ये इस लाइन तक, ये इसके बीच का जो टोटल दिखाया गया है, ये 3 भागों में बांटा गया है। ये सेकेंडरी अवस्था जो होती है, जिसे इन्होंने देखिए ग्लिस फार्मिंग बोला है, इस अवस्था को 3 भागों में बांटा है, इसको मैं बताने जा रहा हूँ। ये आपसवी झुंड है, जिस अवस्था में धीमे धीमे उत्थान हुआ है, उसके बाद तीव्र उत्थान के बाद यहाँ नदी अपर्दन करना शुरू की है प्रथम अवस्था में। और इस अवस्था में ये पूरा जो अवस्था है यहाँ से लेकर यहाँ तक आप चित्र में लिख लीजिएगा, इसको आपसवी झुंडे कहा जाता है, ये प्रथम अवस्था कहा जाता है। और इसका जो अंतराल है स्टार्टिंग का यहाँ से यहाँ तक है। तो ये पर्वत का उत्थान हो रहा है, इस उत्थान में धीरे धीरे उत्थान हुआ है, फिर से तेज हुआ है, और इसी उत्थान के तेज होने में अपर्दन अपर्दन की दर स्टार्ट हुई है, अपर्दन स्टार्ट हुआ है, शुरुआत हुआ है। ऐसी शुरुआत में उत्थान से कम अपर्दन की मात्रा है, ठीक है। प्रथम अवस्था हो गया। अब द्वितीय अवस्था हो गया, जो ये बता रहे हैं गिस फार्मिंग अवस्था में। इस अवस्था में होता है क्या कि यहाँ पर देखिए उत्थान की जो गति है तीव्र गति है, इन्होंने बताया जो उत्थान की गति है तीव्र, इस अवस्था में उत्थान की गति होती है तीव्र होती है इस अवस्था में यहाँ तक। लेकिन इसमें अंतर होता है, ये बता रहे हैं कि 3 अवस्थाओं की द्वितीय अवस्था को बांटा है 3 अवस्थाओं में, ठीक है। तो ये नहीं समझिएगा कि ये मतलब जो ये 3 अवस्था मतलब ये बांट दिया है तो ये इसका अलग अलग नाम आ जाएगा। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक ये आपका जो आपस जो बताएं आपसुर चिंड है, यहाँ पर आप ये बताएं ग्लिस फर्मिंग है, और इसके बाद बताएं ये अवस्थी चिंड है, ठीक है। ये 3 अवस्था हो गया, लेकिन ये जो ग्लिस फर्मिंग है इसको इन्होंने 3 भागों में बांट दिया है। तो चलिए देखते हैं इनके दूसरी अवस्था जो शुरुआत होता है, इसमें उत्थान की दर तीव्र होती है, लेकिन अपर्दन पहले की जो अपेक्षा होता है, पहला प्रथम अवस्था में उससे थोड़ा तीव्र होती है। यहाँ जो ये द्वितीय अवस्था में जो होता है, जो अपर्दन होता है पहले की अपेक्षा तीव्र होती है, ठीक है। अब आते हैं इनके इसी द्वितीय अवस्था को दूसरे भागों में बांटा है, या तीसरा अवस्था मानिए। पेंग के अनुसार तीसरा अवस्था में जो होता है, जो अपर्दन की दर होती है और उत्थान की दर होती है समान होती है, ठीक है। उत्थान की और अपर्दन की दर समान होती है, यहाँ पर उत्थान और अपर्दन समान होता है। अर्थात यूँ समझें कि ये जो यहाँ पर इसके अपेक्षा अपर्दन, यहाँ पर अपर्दन थोड़ा कम हुआ उत्थान से, यहाँ पर उत्थान भी तीव्र है और अपर्दन पहले के अपेक्षा ज़्यादा हुआ है। और तृतीय अवस्था में अर्थात यूँ कहें कि दूसरी अवस्था का दूसरा अवस्था है, या दूसरा अवस्था का दूसरा अवस्था है,
उस अवस्था में अपर्दन और उत्थान समान होता है, अर्थात जितना उत्थान होगा उतना अपर्दन होता है। अब इसी दूसरा अवस्था के हम लोग तीसरा अवस्था में चलते हैं। इस अवस्था में होता क्या कि जो उत्थान की दर है वो नाक मतलब समाप्त हो जाती है और यहाँ से अपर्दन बहुत तीव्र गति से होता है, अर्थात यूँ कहें तो उत्थान बहुत स्लो होता है और अपर्दन जो होता है बहुत तेज होता है। उत्थान कम होता है, अपर्दन बहुत तेज गति से होता है। ये हो गया आपका दूसरा अवस्था, यहाँ समाप्त हो जाता है। उत्थान कम होता है, अपर्दन तीव्र गति से स्टार्ट होता है। अब यहाँ इनका आता है जो लास्ट अवस्था, इसको अवस्थिज इंडेक्स कहते हैं। इस अवस्था में उत्थान समाप्त हो जाता है, यहाँ पर बस नदियाँ अपर्दन करती हैं, सॉरी अपर्दन तीव्र गति से करती हैं और अपने तल को प्राप्त करना चाहती है। तो ये जो वक्र मैंने ये वक्र जो दिया, ऊपरी वक्र और निचला, ऊपरी वक्र जो है पहाड़ी की चोटी को दर्शा रहा है कितना उत्थान है, निचला वक्र जो है बता रहा है कि जो इसमें कटाव हो रहा है, इसमें जो निचला निम्न वक्र है जो बता रहा है कि ये जो धरातल का जो निचला हिस्सा है, निम्नीकरण जिसे निम्न हिस्सा बोला है, निचला हिस्सा, वो उसकी ये उसकी पहचान करा रहा है कि इस हिस्से का, निम्न हिस्से का ये कितना कटाव हो गया है नदी द्वारा और ये किस अवस्था में इसका मतलब किस रूप में आ गया है। तो इस हिसाब से ये उत्थान यहाँ पर दिखा रहा है और इस हिसाब से तली दिखा रहा है या नदी द्वारा जो कटान हुआ उसको दिखा रहा है। ठीक है, दोनों एक ही साथ जाकर लास्ट में तली और उत्थान एक साथ जाकर समतल मैदान होकर सागर तल में मिलते हैं। ये होता है पांचवा या नाम दिया गया, लेकिन ये पांचवा को तीसरा अवस्था बोला जाता है। ठीक है, तो इसे अवस्थिज इंडे बोला जाता है, अवस्थिज इंडे। ठीक है, और इसे बोला ये यहाँ से लेकर 2 से लेकर 4 तक जो भी इसमें है इसे गिलिस्पर्मी इसको बोला जाता है अवस्थिज इंडे। ठीक है, तो ये आपका 3 अवस्था हो गया। दूसरा अवस्था को 3 रूपों में बांट दिया गया, इसको मैंने बता दिया आपको। अभी इस तीसरे अवस्था में कुछ स्थलाकृतियाँ बनती है, इसको मैं समझा दूंगा। पहले आप एक बार मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ जो पेंक महोदय ने बताया है। ठीक है, एक बार और इसको रिपीट करके आपको बता देता हूँ और उसके बाद से आगे चल के जो बताया ये अवस्था के बारे में, 3 अवस्था है और दूसरा अवस्था को जो 3 रूपों में बांटा है, कैसे बांटा है आगे मैं बता दूंगा। तो इन्होंने माना है, देखिए सागर तल है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिर से ये जो ये चीज़ है, ये स्थल है और ये जो है ऊंचाई बता रहा है। मान लीजिए अचानक उत्थान हुआ है तो ये यहाँ पर जो उत्थान स्टार्ट होता है उसको उत्थान नहीं बोले, प्राइमा परम बोले हैं। अपने शब्द में क्या, ये याद रखिएगा, प्राइमा परम शब्द उत्थान का प्रयोग किसने किया है, तो यह पेंक महोदय ने किया है। तो स्लो पहले शुरुआत में पहले अवस्था में स्लो उत्थान हुई है, फिर से अचानक तीव्र गति से उत्थान हो रहा है। देखिए अपर वक्र तेज गति से ऊपर जा रहा, फैल रहा है और निचला वक्र निम्न वक्र जो है ये भी फैल रहा है। अब यहीं से इसी दूसरे उत्थान मतलब इसी प्रथम अवस्था में तीव्र गति से उत्थान है, इसी अवस्था में नदी क्या करती है, अपर्दन स्टार्ट करती है, लेकिन उत्थान की दर से अपर्दन की दर कम होती है। अब ये सेकेंडरी अवस्था, इसको इस अवस्था बोला जाता है, इस अवस्था को अवस्थिज इंडे। अब सेकेंडरी अवस्था को बोला जाता है ग्लिसफर्मिंग। अब सेकेंडरी अवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला जो भाग है सेकेंडरी अवस्था का, इसे कहा इसमें उत्थान की गति जो होती है, देखिए अपर वक्र तेज गति से ऊपर जा रहा है, तेज होती है और अपर्दन का वक्र पहले की अपेक्षा जो है ज़्यादा होता है। अब इसी में जो इसी ग्लिसफर्मिंग में जो दूसरा अवस्था होता है, दूसरा जो अवस्था होता है, इसमें उत्थान की रेट और अपर्दन की रेट समान होती है। अब इसी दूसरा अवस्था में जो तीसरा अवस्था होता है, इसमें जो होता है उत्थान की दर समाप्त होने लगता है और अपर्दन की दर उत्थान की दर से बहुत तीव्र गति तेजी से बढ़ती है। ठीक है, ये हो गया दूसरा अवस्था ग्लिसफर्मिंग समाप्त। अब तीसरा अवस्था हो ये है आपका, ये आपका होता है अवस्थिज इंडे या अवस्थिज इंडे। इसमें होता क्या है कि जो होता है उत्थान समाप्त हो जाता है, सीधा नदियाँ तीव्र गति से अपर्दन करके अपने सागर तल को प्राप्त करती है और इसमें लगभग 4 प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनती है, उसको मैं बता देता हूँ अभी आगे। तो ये हो गया अपर वक्र, ये बताता है ऊंचाई, ये बताता है निचाई, मतलब सबसे निचला हिस्सा कौन है ये बताता है ऊपर हिस्सा। इसको इंग्लिश में कहा जाता है यूसी अपर वक्र, ऊपरी वक्र, और इसको कहा जाता है निम्न वक्र या इसको लोअर वक्र कहा जाता है। तो ये हो गया आपका टोटल एक मतलब इनका अपर्दन चक्र का जो स्वरूप है कैसे चलता है और इन स्वरूपों में कितना टाइम लगा, ये अवधि बता रहा है, समय बता रहा है। ये अवधि है, समय नहीं प्रयोग की, अवधि का प्रयोग की, बात एक ही है पेंक महोदय का। तो आगे चलते हैं, इन्होंने जो बताया इसके बारे में पढ़ के बाद बता दे रहा हूँ आपको, ताकि आप ये ना सोचें कि जो मैं बताया वो गलत है। मैं पहले जान रहा हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ, उसको कई बार पढ़ा हूँ, मुझे पता है।
आगे बताते हैं पेंक का जो विकास की दशा है 5 रूपों में कैसे बांटा गया है। तो जो पहला दशा है जिसे वो बोलते हैं आफस्तिजिंड है, उस दशा में देख लीजिए प्रथम अवस्था प्रावस्था या अवस्था, इस प्रावस्था में स्थलखंड ऊपर, तो स्थलखंड एवं उस पर अपर्दन साथ साथ प्रारंभ होता है। जो इस अवस्था में क्या है, स्थलखंड एवं अपर्दन साथ साथ प्रारंभ होता है। अब आगे देखिए क्या कहते हैं, स्थलखंड के उत्थान की दर समान नहीं है, मतलब स्थलखंड की जो उत्थान हो रही है वो सामान्य नहीं है। ठीक है, यही जो अवस्था इसमें बता रहे हैं, अर्थात ऊपरी वक्र का उत्थान निम्न वक्र की अपेक्षा तीव्र गति से, देखिए यहाँ पर ये तीव्र गति से ऊपर जा रहा है, ये सामान्य नहीं है, निम्न गति जो वक्र इससे तेज जा रहा है। दोनों वक्र पर अपर्दन समान गति से हो रहा है, मतलब दोनों पर ऊपर भी और नीचे भी दोनों छोर पर अपर्दन समान हो रहा है। अपर्दन की अपेक्षा उत्थान अधिक तेजी से होने के कारण स्थलखंड की ऊंचाई निरंतर बढ़ती जा रही है। अब यूँ समझिए मैंने जो बोला है कि इसमें उत्थान धीमा होता है इस अवस्था में शुरुआत में, लेकिन तीव्र गति से अचानक होने लगता है। उसका जो अपर्दन होता है दोनों वक्रों पर समान होता है, लेकिन होता क्या, उत्थान तीव्र गति से होता है और अपर्दन उसके अपेक्षा कम होता है। यहाँ पर वही बता रहे हैं कि अपर्दन जो है वो कम होता है, उत्थान तेज गति से होता है। अपर्दन की अपेक्षा उत्थान जो है तेज गति से होता है, जिससे ऊंचाई जो है निरंतर बढ़ती जाती है धरातल की। अर्थात जब मान लीजिए अपर्दन स्लो है, उत्थान तेज गति से है, तो कोई कोई काम आप कर रहे हैं धीरे धीरे से, और उसमें मान लीजिए आप ऐसे समझिए किसी 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 चीज़ से आप पानी किसी बाल्टी में भर रहे हैं किसी चीज़ से, और वो पानी आप धीमे धीमे गति से निकाल रहे हैं, पानी जो भरने का स्पीड वो तेज है तो बढ़ता ही जाएगा, और आपका निकालने का स्पीड स्लो है तो ठीक है, ये हो गया आपका प्रथम अवस्था। अब इसमें ये बता रहे हैं इसी के परिणाम स्वरूप स्थल की ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ घाटियों का गहरी होती जाती हैं। अर्थात ये बता रहे हैं नदियाँ मध्यवर्ती भाग समतल बने रहते हैं और निरपेक्ष ऊंचाइयों उच्चावास में वृद्धि होती जाती है। ये बताना चाह रहे हैं जैसे कि मैं बताया हूँ, तो उत्थान तेज बढ़ता है और अपर्दन स्लो होता है, इसके कारण जो घाटियाँ होती हैं तेज होती हैं, ऐसा अर्थात यहाँ पर बी घाटियों का इसी प्रथम अवस्था में निर्माण होता है। ठीक है, अब अगला अवस्था है दूसरा अवस्था, उसको 3 भागों में बांटा, उसको बता देता हूँ। द्वितीय प्रावस्था में जिसको गिलिस फर्मिंग है, इसको 3 भागों में बांट दिया है, तो इसको दूसरा नाम, तीसरा और चौथे नाम से जाना जाता है। स्थलखंड के उत्थान की प्रक्रिया द्वितीय प्रावस्था में भी चलती रहती है, अर्थात इसमें भी उसी हिसाब से चलती है, किंतु दोनों वक्रों में उत्थान समान होता है। यहाँ पर भी वक्रों में उत्थान जो होता है समान होता है, अपर वक्र और निम्न वक्र समान चलते हैं। ठीक है, और अपर्दन में दोनों वक्रों में समान गति से चलता है, दोनों वक्र में निम्न वक्र और निचले वक्र में, ऊपरी और अपर वक्र और निम्न वक्र में जो है अपर्दन सामान्य चलता है। ये पेंक महोदय बताते हैं उत्थान की जो दर होती है वो समान होती है। ठीक है, जैसे पहले था प्रथम अवस्था में, द्वितीय अवस्था में वही होती है। दोनों छोरों पर निम्न वक्र में और अपर वक्र में अपर्दन समान होता है। अब आगे बताते हैं इस अवस्था प्रावस्था में भी अपर्दन की गति की तुलना में उत्थान की गति अधिक होती है। मैं जैसे बताया कि दूसरी अवस्था का जो प्रथम अवस्था है, ग्लिसफर्मिक की जो प्रथम अवस्था है, इस अवस्था में भी दिखा रहा हूँ उत्थान की गति देखिए, यहाँ पर उत्थान की जो गति है तीव्र है, जिसके कारण अपर्दन कम हो रहा है, इस कारण भी जो घाटियाँ उसका भी निर्माण तेज होगा, गहरी होगा, सक्रिय होगा। तो वही बता रहे हैं कि इस अवस्था में भी जो है कह रहे हैं पेंक महोदय कि उत्थान तेज है, लेकिन अपर्दन क्या है, वो भी अपर्दन जो है मतलब अपर्दन जो है इसके अपेक्षा कम है, लेकिन यहाँ का और तुलना करेंगे उससे ज़्यादा यहाँ पर अपर्दन हो रहा है। तो पहले से अपर्दन ज़्यादा होता है यहाँ पर, लेकिन इसके अपेक्षा जो उत्थान है इसकी अपेक्षा कम है। ठीक है, ये हो गया प्रथम द्वितीय अवस्था का प्रथम अवस्था। ठीक है, अब जो द्वितीय अवस्था उसका जो द्वितीय अवस्था का दूसरा अवस्था में देख लेते हैं। जैसे मैं बताया हूँ कि इस प्रावस्था में जो स्थलखंड का उत्थान होता रहता है, जैसे इस अवस्था में भी स्थलखंड उठता है, परंतु उत्थान की गति और पतन की गति दोनों लगभग समान होती है। जैसे कि मैं बताया हूँ, देखिए दिखा देता हूँ चित्र के माध्यम से भी। इस अवस्था में देखिए उत्थान दूसरा अवस्था है, दूसरा जो गिलिस फर्मिंग का दूसरा अवस्था है, इस अवस्था में उत्थान जो है और अपर्दन जो है सामान्य है। ठीक है, अब इसका आता है चतुर्थ प्रावस्था, मतलब गिलिस फर्मिंग का तीसरा एवं लास्ट अवस्था जो होता है। तृतीय प्रावस्था की समाप्ति के साथ साथ उत्थान की प्रावस्था समाप्त, मतलब मैं बोला हूँ कि तृतीय अवस्था में उत्थान समाप्त हो जाता है। ठीक है, दोनों वक्र पर निम्नवर्ती एवं पार्श्ववर्ती दोनों प्रकार की अपर्दन सक्रिय रहते हैं।
अर्थात इस अवस्था में नदियाँ जो होती हैं तीव्र गति से पार्श्ववर्ती को काटती हैं, मतलब दोनों किनारों को काटती हैं, और इस अवस्था में उत्थान समाप्त हो जाता है और नदियाँ जो अपने किनारों को काटना शुरू करती हैं, अपनी घाटियों को कम नहीं काटती, बहुत कम काटती हैं। ठीक है। अब पांचवा अवस्था अर्थात इसको कहते हैं हम अवस्थी जिंडे या अवस्थी जिंडे। इस अवस्था को जान लेते हैं। ये उत्थान एवं निम्नीकरण की अंतिम प्रावस्था होती है। जैसे मैं बताया हूँ कि इस अवस्था में उत्थान समाप्त हो जाता है, मतलब इसके पहले वाला ग्लिसपर्मियम के लास्ट अवस्था में उत्थान समाप्त हो जाता है, लेकिन यहाँ जो इसकी जो शुरुआत होती है, जहाँ ग्लिसपर्मियम की लास्ट अवस्था में उत्थान समाप्त हुआ, वहीं से इसकी शुरुआत होती है। तो अधोमुखी अपर्दन समाप्त प्राय होता है। नदियों में निम्नवर्ती अपर्दन के स्थान पर पार्श्ववर्ती अपर्दन होता है। इस अवस्था में जल विभाजकों का कटाव भी तीव्र गति से होता है। जल विभाजकों उनके शीर्ष के अपर्दन के परिणाम से स्थलखंड की ऊंचाई कम होने लगती है। जल विभाजक नतोदर होने लगते हैं। अर्थात यूँ मैं आपको समझाऊँ कि इस अवस्था का जो है मैदानी भाग में होती है, और इस अवस्था में जो होता है क्या, नदियाँ जो बीच में स्थलखंड आते हैं, जो जल विभाजक के काम करते हैं, अर्थात नदियाँ जो वेग होती है कम हो जाती है, बीच में कोई स्थलखंड आ गया, वो स्थलखंड क्या करता है, उसको बांधा डालता है, जिसके कारण उसके पार्श्ववर्ती का अपर्दन करना शुरू कर देती है नदियाँ, मतलब उसके किनारों का। और वो मान लीजिए एक नदी बह के आ रही है, वृद्धावस्था में 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। ठीक है, यही पेंक महोदय बताना चाह रहे थे। तीनों अवस्था को 2 अवस्था को 3 रूपों में बांटा गया है, और जो पांचवा है ये तीसरा अवस्था है, जिसको यह अवस्थी जिंडे बता रहे हैं। इस अवस्था में नदी अपने मतलब जो नदी होती है, यहाँ पर उत्थान नहीं होता है, समाप्त हो जाता है। नदियाँ क्या करती हैं, किनारों को काटते हुए हल्का फुल्का, अब बीच में जो जल विभाजक होते हैं, चट्टान होते हैं, उससे किनारों काटते हुए आगे बढ़ती है, और नदियों कोई शाखाओं बढ़ जाती है आगे जाते हुए, और ये जाके सागर तल को प्राप्त कर जाती हैं। ठीक है, ये इनका टोटल था पेंक महोदय का सिद्धांत, और ये इन्होंने 5 रूपों में बांटा। आगे मैं फिगर के द्वारा बता रहा हूँ, तब इनका मूल्यांकन कर दे रहा हूँ। चलिए एक और फिगर है, उससे बता दे रहा हूँ। और इसमें जो 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 होते हैं, जो जल विभाजक के काम करते हैं, जो जो 4 इनका रूप है जल विभाजक, जो होते हैं बीच में जो चट्टानें पड़ जाती हैं। ठीक है, पेंक महोदय द्वारा। तो निम्न जो लास्ट अवस्था होता है, जिसे हम लोग कहते हैं आवस्थी जिंडे या अवस्थी जिंडे। इस अवस्था में जो जल विभाजक का कार्य करते हैं, वो होते हैं गरुड़ ढाल या वाश ढाल, फिर से इंड्रम और इंसलबर। ये होते हैं एक मजबूत कर्म की चट्टानें होती है मैदानी भागों में, जो नदी मार्ग के बीच में आ जाती है, और वह नदी इसके पार्श्व मतलब किनारों को काटती हैं, जिसके कारण नदियाँ 2 शाखाओं में बढ़ जाती हैं, जल विभाजक हो जाता है। देखिए मैंने बोला है जो ऊंचाई है उसको प्राइमा परम जहाँ से उत्थान हुआ, निम्न गति से उत्थान बताया हूँ। इसको अवधि माने, ये अवधि है 3 अवस्थाओं में। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होगा। देखिए ये दूसरी जो अवस्था है जिसे ग्लिसपर्मिंग बोलते हैं, देखिए इस अवस्था को उन्होंने 3 भागों अ ब स में बांट दिया है। ठीक है, तो प्राइमा परम जैसे मैं बताया हूँ, स्टार्टिंग है, यहाँ से उत्थान धीमे होता है, फिर से तीव्र गति के उत्थान होने के कारण ये जो अपर वक्र है ये फैलता जाता है, और ये जो वक्र है, ये आप जब वक्र देखेंगे इस वक्र में, ठीक है, ये जो वक्र है निचला वक्र जिसे कहा जाता है लोअर वक्र, इस वक्र में ये वक्र भी ऊपर उठता है। और इसमें होता है क्या, तेज गति से अचानक उत्थान बढ़ने लगता है, धीमी गति से पहले होता है, इसी प्रथम अवस्था में तेज गति से बढ़ता है, अपर्दन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अपर्दन उत्थान की गति से कम होता है। फिर से द्वितीय अवस्था में ओ में जब आता है, प्रथम अवस्था में याद रखिएगा गार्ज कैनियन भी आकार की घाटी अपनी तली को नदी काटती है। ठीक है, लेकिन उत्थान की दर तेज होने के कारण तीव्रता बढ़ती है और चोटियां बढ़ने लगती हैं पेंग के अनुसार। अब पेंग दूसरी अवस्था को जो अभाग है पहला, और द्वितीय अवस्था जो पहला है, इसमें उत्थान की गति समान होती है, और दोनों नदियां जो हैं दोनों किनारों पर अपर्दन करती हैं। प्रथम अवस्था में दोनों किनारों पर अपर्दन करती हैं। ये जो लोअर वक्र है अपर वक्र है, लेकिन द्वितीय अवस्था में भी दोनों किनारों पर वक्र करती है, लेकिन उत्थान की जो गति होती है, जहाँ एरो दिख रहा है आपको, इस उत्थान की गति में यहाँ इस अवस्था वाली गति में उत्थान की गति तीव्र होती है, लेकिन अपर्दन पहले की जो अपेक्षा है थोड़ा तेज होती है। इस अवस्था में नदियाँ अपने तली को काटती हैं, अर्थात दोनों किनारों को काटती हैं, या आपका जो अपर वक्र हो गया लोअर वक्र हो गया। अब दूसरा आता है, दूसरा का वो में होता है क्या, उत्थान भी होता है तेज गति से, और अपर्दन भी तेज गति से होता है। अर्थात यूँ कहें
उत्थान और अपर्दन बराबर होता है। ठीक है, अभी दूसरा कस्तव आता है, यहाँ पर उत्थान जो होता है समाप्त हो जाता है और इस अवस्था में नदियाँ अपने दोनों पार्श्विक किनारों को काटना शुरू करती हैं। अब इसमें लास्ट जो आता है इसको हम बोलते हैं अब अवस्थिजिंडे, इसको बोलते हैं ग्लिसफर्मिंग, और इसको बोलते हैं जो होता है अपस्थिजिंडे ये होता है ग्लिसफर्मिंग, और ये होता है अवस्थिजिंडे या अवस्थिजिंडे। तो पहला हो गया अपस्थिजिंडे, दूसरा को 3 भागों में बांटा, इसको ग्लिसफर्मिंग, तीसरा है जो है आपका जो बताया है ये अवस्थिजिंडे या अवस्थिजिंडे। इस अवस्था में नदियाँ पार्श्विक किनारों काटती हैं, मतलब दोनों किनारों को अपने ढालों किनारों काटती हैं, अपर और निचले किनारों काटती जाती हैं जो नदी किनारा होता है। और वक्र उत्थान खत्म होने के कारण ये ढाल होता है नीचे आने लगता है अपर वक्र, और निचली वक्र जो होता है ये आके दोनों समुद्र तल में या सागर तल में मिल जाता है। अब इसी बीच में जो जल विभाजक का कार्य करते हैं, जो शिलाकृतियों का निर्माण होता है जल विभाजक के कारण, जो बीच में मजबूत चट्टानें आ जाती हैं, गुरुत्व ढाल, वास ढाल। ये वास ढाल होता है जब नदियाँ मैदानी क्षेत्र में पहुँचती हैं यहाँ से उतर के। वास ये गुरुत्व जो ढाल होता है ये जो होता है बीच में अचानक कोई चट्टान आ गया, उसका कटाव होता है नदी द्वारा, और ये पार्श्विक कटाव के कारण, क्योंकि नदियों में वेग कम होता है, पार्श्विक कटाव के कारण ये ऐसा रूप धारण करता है, इसे गुरुत्व ढाल बोला जाता है। अब जब इसी से नदियाँ उतरती हैं तो अपने तली में उसमें मलबा होता है उसको रगड़ते हुए ले जाती हैं, तो वास ढाल बन जाता है। अब यहीं पर होता है क्या, कहीं कहीं छोटे से इंसलबर्ग जब निक्षेपण होता है, ठीक है, निक्षेपण के कारण जो छोटे छोटे टापू का निर्माण होता है तो इंसलबर्ग बन जाता है। ठीक है, अब इंसलबर्ग से नदियाँ आगे बढ़ती है अपनी तल की प्राप्ति करने के लिए, तो इंड्रम बन जाता है। इंड्रम जो होता है वो इंसलबर्ग के आगे बनता है। होता क्या कि जब नदियाँ इंसलबर्ग से आगे बढ़ती हैं इसको पार्श्विक काटते हुए, तो यहाँ पर जो जल विभाजक का काम कर रहा, तो नदियाँ जो होती हैं अपने जो जो निचला हिस्सा होता है उसको ज़्यादा काटती हैं और इसमें एक इंड्रम का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो वास ढाल और इंड्रम लगभग समान होते हैं और गुरुत्व ढाल थोड़ा ऊंचा होता है इंसलबर्ग से। ये 4 स्थलाकृतियाँ का नाम लिया है, 4 स्थलाकृतियाँ बनती हैं और इन्होंने अपनी अवस्था में जो जल विभाजक का काम करती हैं, अर्थात नदियों का जो नदियाँ एक आ रही है उसको कई हिस्सों में बांट देती हैं, वो नदियाँ जो होती हैं सागर तल को प्राप्त करती हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर बता भी रहे हैं कि जो ये जो स्टार्ट हुआ है अभी इन्होंने जो अवधि का स्टार्ट किया या अपर्दन चक्र का जो इन्होंने प्रयोग किया भौगोलिक अपर्दन चक्र का। अब इनका सबसे बड़ा एक और इन्होंने एक बात बताया है, मैं बता देता हूँ। ये चक्र का जो मानते हैं, चक्र जो चलता है कैसे चलता है ये बताते हैं कि जो चक्र होता है जो कभी कभी समाप्त नहीं होता है वो कैसे कार्यरत होता है। मान लीजिए नदी आप अब सोचेंगे कि यहाँ या सागर तल को प्राप्त हो गया तो नदी का यहाँ वृद्धावस्था समाप्त हो गई, या यूँ कहें कि अवस्थिजिंडे में जो नदी होती है समाप्त है तीसरा अवस्था में। लेकिन इनके अनुसार अब देखिए आगे ज्यों नदी मान लीजिए प्रथम जहाँ मान लीजिए यहाँ पर ये निक पॉइंट अर्थात यहाँ कहें ये निक पॉइंट तब कहा जाता है जब नदी फिर से अपना निक पॉइंट तभी होता है नदी जब युवा अवस्था में आ जाती है। मान लीजिए आप पहला सागर तल था, ठीक है, अर्थात ये सागर तल, ये समझे कि ये सागर तल है, यहाँ नदी आकर सागर तल में मिल गई। हो क्या कि सागर का जो तल है इनके हिसाब से चक्र कैसे चलता है ये बताते हैं, मतलब जो चक्र के शब्द का प्रयोग मतलब नदियाँ का चक्र फिर पुनः कैसे चलने रहता है, अर्थात नदियाँ क्यों हमेशा अपर्दन करती रहती हैं और समाप्त नहीं होती है। कारण यही बता रहे हैं कि हो क्या कि नदी मानिए प्रथम अवस्था जो मतलब जो नदी की पूरी अवस्था थी, इस अवस्था पर आकर मतलब इस अवस्था पर सागर तल को प्राप्त करती हैं। अर्थात ये जो अवस्था है यहाँ पर सागर तल की नदी, ये जो नदी निकली यहाँ प्राप्त करती है। अचानक क्या हो जो सागर तल है इस अवस्था यहाँ पर आ जाए तो उत्थान जो यहाँ पर फिर से हो जाएगा, या यूँ कहें कि फिर से नदी क्या करती है, एक रूल होता है नदी का कि नदी हमेशा अपने सागर तल को प्राप्त करना चाहती है। तो उत्थान जैसे उत्थान हुआ था पहाड़ों से चली थी सागर तल को यहाँ प्राप्त की थी, फिर से अनेक पॉइंट अर्थात पहाड़ जैसा हिस्सा बन जाएगा, फिर से नदी दूसरा अपर्दन चक्र स्टार्ट कर देगी, और दूसरा अपर्दन जब स्टार्ट करेगी फिर से नदी अपना सागर तल को प्राप्त करना चाहेगी, अर्थात यहाँ फिर से नदी युवावस्था में आ गई और चक्र पुनः स्टार्ट हो गया। ठीक है, द्वितीय सागर तल में मतलब दूसरा सागर तल को प्राप्त करना चाहेगी। ये तभी होगा जब सागर तल यहाँ से यहाँ आ जाए, अर्थात जो है फिर से यहाँ उत्थान दिखाई देने लगे, और इस उत्थान के कारण नदी जो यहाँ मंद पड़ गई थी मतलब सागर तल को प्राप्त कर गई थी, तो अपने सागर तल की फिर से प्राप्त करने के लिए अपर्दन दोबारा शुरू करेगी, अर्थात फिर से नदी युवा अवस्था में आ जाएगी, और इस कारण फिर से नदी
नदी अपना युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में फिर से जाने लगेगी, अर्थात फिर से नदी चक्र के रूप में हो जाएगा। इसी तरह चक्र चलता रहेगा। अब ये चक्र पेंक महोदय ने और बताया है, ये तो हो गया कि सागर तल का नीचा होने से भी ये चक्र चलता है। मतलब एक पहले जो नदी स्टार्ट हुई थी उसकी सागर जो तल प्राप्त हुई है, वो जो सागर तल है जिसकी प्राप्ति पहला किया, वहाँ से सागर तल नीचे हो जाए तो फिर से नदी युवावस्था में या निक पॉइंट जिसे बोला जाता है हो जाता है। या निक पॉइंट होता है, पर्वत का काम करता है, उत्थान का काम करता है। ठीक है, अब यहाँ से फिर से नदी क्या करती है, सागर तल को प्राप्त करना चाहती है। तो चक्र फिर से पुनः स्टार्ट हो गया। प्रथम अपर्दन चक्र था, यहाँ द्वितीय अपर्दन चक्र हो गया। अर्थात यहाँ पर नदी पहले युवावस्था में थी, ये पहाड़ की चोटी थी, यहाँ पर सागर तल को प्राप्त की। फिर से यही नदी जो है यहाँ पर सागर तल नीचे हो गया, फिर से यहाँ पर उत्थान उत्थान जैसा माहौल बना और फिर से नदी इस सागर तल को प्राप्त किए, इस सागर तल को प्राप्त करना चाहेंगे। इसके लिए द्वितीय अपर्दन चक्र है। अर्थात एक ही नदी का कई बार अपर्दन चक्र मतलब चक्र स्टार्ट होता है, वो चक्र चलता रहता है, चक्र कभी समाप्त नहीं होता है। ये चक्र दो कारणों से हो सकता है और बैंक महोदय बताते हैं। हो सकता है ये कि हो निक्षेप ज़्यादा हो जाए, डेल्टा का ज़्यादा ऊंचाई हो जाए, जिसके कारण फिर से नदी अपने प्रथम अवस्था में आ जाएगी। उस डेल्टा से जो नदी आएगी, सागर तल वहाँ से नीचा होगा, वहाँ से जो नदी गिरेगी फिर से वो द्वितीय अवस्था में अपने सागर तल को प्राप्त। या मान लीजिए यहाँ पर डेल्टा का ज़्यादा उत्थान हो जाए, जिसके कारण नदी फिर से सागर तल को प्राप्त करना चाहेगी। या मान लीजिए अंतर्जात बल द्वारा जो पृथ्वी का आंतरिक आंतरिक बल इसके कारण यहाँ उत्थान हो जाए, जहाँ सागर तल को प्राप्त की नदी, यहाँ उत्थान होने के कारण भी नदी जो है सागर तल को प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि यहाँ उत्थान फिर से दोबारा होगा। तो यही नदी जो है जो सागर तल को प्राप्त की थी, फिर से जो सागर तल नीचे होगा उसको प्राप्त करना चाहेगी। तो यह पूरा आपका था कि चक्र जो कैसे चलता है, इन्होंने बता दिया यहाँ पर। मैं पूरा कोशिश किया हूँ सामान्य रूप से समझाने का पेंक का जो सिद्धांत है। तो यहाँ पर इनका सिद्धांत खत्म होता है। अब इनकी आलोचना जो सिद्धांत में की गई है वो मैं बता देता हूँ। इनका पहला जो आलोचना की गई है, इस संकल्पना का स्वरूप अत्यधिक ज्यामितीय मतलब ज्यामितीय आधार पर बताया है, जो कि एक काल्पनिक अधिक वास्तविक कम प्रतीत होता है। ठीक है, यह एक कल्पना ज़्यादा इन्होंने किया है और वास्तविकता कम दिखाया है। ये एक इनकी आलोचना है। दूसरा है स्थल खंड के उत्थान की दर और उसके निम्नीकरण, मतलब जो उत्थान की दर और जो उसकी कटाव है, निम्नीकरण हो रहा है कि दर की व्याख्या भी भ्रामक प्रतीत होती है। इन्होंने इसको इसको विस्तृत रूप से नहीं बताया है कि उत्थान की जो दर है वो कितनी हो रही है। ठीक है, और जो उसकी निम्नीकरण है वो कितनी मतलब दर से हो रही है, ये नहीं बताया। ये बताए हैं कि उत्थान तीव्र गति से होती है प्रथम अवस्था में, और अपर्दन का जो निम्नीकरण है वो उसकी अपेक्षा धीरे धीरे होता है। कितना होता है ये नहीं बताया। फिर से वो बताते हैं सेकेंडरी अवस्था में उत्थान की गति होती है तीव्र होती है, लेकिन अपर्दन होता है पहले की अपेक्षा ज़्यादा होता है। तो ये आगे वही भ्रामक प्रतीत होता है, क्योंकि इसमें मंद, तीव्र और अति तीव्र भागों में विभक्त किया गया है। जैसे कि मैं बताया आपको पढ़ के कि 5 रूपों में बताए हैं कि कहीं होता है कि मंद जब नदी हो जाती है, तीव्र हो जाती है, उत्थान तीव्र हो जाता है और अति हो जाता है। जो अवस्थाओं में बताए हुए, जैसे कि ये बता रहे हैं कि देखिए यहाँ पर एक फिगर द्वारा बता दे रहा हूँ, जो इनकी दूसरी आलोचना है कि यहाँ देखिए यहाँ उत्थान जो है धीमी गति से थी, अचानक उत्थान तीव्र हो गया, अति ज़्यादा उत्थान हो गया, यहाँ पर उत्थान मंद हो गया। तो दूसरी जो अवस्था है फिगर द्वारा भी बताने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, अब तीसरा जो इनका है डेविस महोदय का एक जो बताए हैं, जो जो डेविस दूसरा में इन्होंने जो बताया उसको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, चाहे आपको कंफ्यूज ना हो। तो मंद तीव्र गति बताया, जो तीव्र भागों में विभक्त किया है, ये बहुत ज़्यादा ही भ्रामक होता है, जो व्यवहारिक रूप से नहीं है। मतलब एक व्यवहारिक मतलब ये कहें कि व्यवहारिक ये होता है कि जब आपने देखा है कि नहीं देखा है, आपने महसूस किया कि नहीं उन चीज़ों को, बस एक कल्पना करके प्रस्तुत कर दिया है कि तीव्र है, मंद है और अति है। उत्थान की दर और अपर्दन की दर, निम्नीकरण और उत्थान, निम्नीकरण जो अपर्दन हो रहा है, उत्थान हो रहा है। ठीक है, तीसरा जो है उनका आलोचना डेविस महोदय ने 20 सन 1932 में पेंक की विचारधारा की आलोचना की थी और कहा था कि इस संकल्पना का समस्त प्रारूप, ढाल के विकास, उनके स्वरूप, निम्नीकरण तथा भूदृश्य का सापेक्षिक विकास, स्थिरता एवं उनकी विभिन्नता आज भ्रामक एवं कल्पित प्रतीत होती है। तो डेविस महोदय ने सन 1932 में जो पेंक की विचारधारा 1924 में आई थी, उन्होंने उसका आलोचना किया है डेविस महोदय ने और कहा है ये पूरा जो संकल्पना है वो ढाल के विकास
इन्होंने ढाल के विकास को ज़्यादा महत्व दिया था पेंक ने, और उनका स्वरूप मतलब उसकी बनावट, ढाल की बनावट कैसी है और उसका कटाव उस ढाल को कैसे हुआ, और उससे बुद्धिस्ट का जो सापेक्षिक विकास हो रहा है, ठीक है, मतलब ढाल की जो विकास है, ठीक है, समस्त ढाल का जो विकास कैसा है, उनका स्वरूप कैसा है, उसका रूप कैसा है, उसका निम्नीकरण कैसा हुआ है, अर्थात उस ढाल का कटाव किस रूप में हो रहा है, और उससे जो तथा उससे बुद्धिस्ट का जो विकास हो रहा है, उस कटाव का जो चित्र प्राप्त हो रहा है, ठीक है, वो स्थिर और उनकी भिन्नताओं आदि भ्रामक कल्पित प्रतीत होती है। तो जो स्थिरता है इस ढाल की बनावट का, उसका विकास का, स्वरूप का, निम्नीकरण का, उनमें जो मान लीजिए जो ढाल का विकास हो रहा है और उसका जो स्वरूप है, और उसमें जो उस ढाल के विकास का जो स्वरूप है और उनमें जो निम्नीकरण है अर्थात अपर्दन जो हो रहा है, अपर्दन से जो भूदृश्य की प्राप्ति हो रही है, इन तीनों तीनों रूपों में जो स्थिरता है, ठीक है, वो और उनकी भिन्नता है, अर्थात जो चित्र प्राप्त होता है अपर्दन द्वारा, जो स्थलाकृति प्राप्त होती है, या गाज कैनियन, ठीक है, ये सारे जो चीज़ें प्राप्त होती हैं वो बहुत भिन्नता आदि भ्रामक एवं कल्पित प्रतीत होती हैं, ये कहना चाह रहे हैं डेविस महोदय पेंग की आलोचना करते हुए। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, कन्फ्यूजन ना आप लोगों की। ये कारण ढाल के विकास मतलब ढाल का जो विकास वो किस गति से हुआ है, और उनका स्वरूप जो है कैसा है, स्वरूप उसका रूप कैसा है ढाल के विकास का, ज़्यादा है कि कम है, और निम्नीकरण जो उसका अपर्दन हो रहा है, निम्नीकरण हो रहा है, तथा बुद्धिरिस का सापेक्ष दिख रहा है। बुद्धिरिस का जो एक सापेक्ष ऐसे कहे कि जो निम्नीकरण के बाद जो चित्र दिखाई दे रहा है धरातल का बुद्धिरिस का, उसमें जो स्थिरता और उनकी भिन्नता होती है, जो स्थिरता बनी हुई है, ठीक है, उन भूदृश्यों में, और उन भूदृश्यों की जो भिन्नता है अथवा वो अलग अलग दिख रहे हैं, उनमें भ्रामक एवं कल्पना प्रतीत होता है, कल्पित प्रतीत होता है, वो भ्रामक है एवं कल्पना है। यूँ कह रहे हैं कि डेविस महोदय उनकी आलोचना करते हुए पेंक का कि जो अलग अलग भूदृश्य बनती हैं नदियों द्वारा, ठीक है, उनको जो इन्होंने बताया है सापेक्षिक रूप से विकास के रूप में, वो एक स्थिरता की उनकी भिन्नता है, जो स्थिर है वो बहुत भिन्न भिन्न है, अनेक अनेक रूप में है, और एक भ्रामक प्रतीत होता है जो स्थल रूप है, अनेक अनेक रूप में है, भिन्न भिन्न स्थल रूप हैं, ठीक है, वो भ्रामक प्रतीत होता है, ये बता रहे हैं। ठीक है, ये पूरा इनका आलोचना था, ये सिद्धांत था, पेन का सिद्धांत था पर्दन का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो बेफिक्र पूछिएगा, 2 मैं चित्र से आपको समझाया हूँ। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।